गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर संबंध एवं फलन स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आपको केवल संबंध और फलन के बारे में ही सीखना है। इसके आगे का जो टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रियाएं, ये टॉपिक भी इस बार से सिलेबस से हटाया गया है। जो 30% सिलेबस कम किया गया था उसके अनुसार केवल आपको अगर एक्सरसाइज की बात करें तो केवल एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ये दो एक्सरसाइज केवल पढ़नी है, ठीक है। और बाकी इसी से संबंधित जो विविध में सवाल होंगे वो और पढ़ लेंगे। तो इसी प्रकार के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है संबंध। ठीक है, संबंध क्या होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है भाई? तो ये जो है जब कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या से जिस प्रकार से संबंधित होगी या रिलेटेड होगी वही क्या होगा, उनके मध्य एक संबंध पाया जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कक्षा किसी एक बच्चे को हम चुन लें, जैसे नाम लिख दें शुभम, और ये लिख दें कि शुभम जो है किसी कॉलेज में कक्षा 11 का विद्यार्थी है। ठीक है, अब हमने एक दूसरा नाम ले लिया मोहित। मोहित जो है उसी विद्यालय का, मतलब जिस विद्यालय में शुभम कक्षा 11 का विद्यार्थी है, मोहित भी उसी विद्यालय में कक्षा 12 का विद्यार्थी है। तो इनके मध्य एक संबंध आ गया। क्या संबंध भाई इनके मध्य पाया गया? इनके मध्य संबंध ये पाया जाता है कि शुभम और मोहित किसी एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो किसी एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं, ये इन दोनों के मध्य क्या हो गया? एक संबंध हो गया। इसी को अगर गणितीय भाषा में या गणितीय अंक में हम उसको प्रदर्शित करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी दो डिजिट्स को ले लेते हैं। जैसे हमने कोई दो अंक ले लिए एक्स और वाई। अब ये आगे शो करेंगे कि एक्स वाई किस प्रकार की डिजिट्स हैं, तो ये बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी केवल आपको एक जनरल भाषा में हम यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि यक्स जो है छोटा है वाई से, एक्स जो है छोटा है वाई से, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है। ये यक्स और वाई के मध्य एक संबंध है, और ये जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यक्स का मान वाई से छोटा है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा मान भी ले सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं एक्स बराबर वाई स्क्वायर। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है भाई? ये बताता है कि जो यक्स एक ऐसी संख्या है जो एक दूसरी संख्या y के वर्ग के बराबर है। तो ये एक दूसरा संबंध हो गया यक्स और y के बीच। तो इस प्रकार से किसी भी दो संख्याओं के मध्य जो कंडीशन से वो एक दूसरे से जुड़े होंगे वो क्या होगा? एक संबंध को प्रदर्शित करेगा। अब बात ये आती है कि हम संबंध को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कि तो अगर हम ये कहते हैं कि यक्स और वाई के मध्य संबंध पाया जा रहा है, कि मतलब यक्स और वाई एक दूसरे से संबंधित है, तो उसको हम लिखते हैं, संबंधित को हम देखिए इसको लिखते हैं एक्स आर वाई। एक्स आर वाई यानी इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई। इसको ये पढ़ा जाता है एक्स इज रिलेटेड टू वाई, या फिर पढ़ेंगे एक्स का वाई से संबंध है, या यक्स वाई से संबंधित है। यक्स वाई से संबंधित है, मतलब इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यक्स का संबंध वाई से इस प्रकार है कि उसके आगे कंडीशन दी जा रही होगी। तो इसको अगर कहीं ये एक्स आर वाई लिखा रहे मिल जाए, अगर हम ए और बी कोई दो नंबर लें और अगर ए आर बी लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये हो गया ए और बी के मध्य जो संबंध है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स और वाई जो संख्याएं उनके मध्य के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये इनके किसी भी दो डिजिट्स के मध्य
संबंध को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। पढ़ने का तरीका हो गया x रिलेटेड टू y या x का y से संबंध इस प्रकार है, ये आगे कंडीशन आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो ये तो इनके लिखने का तरीका हो गया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिकली 3 प्रकार से जो परिभाषित किए गए हैं जो कि सिलेबस में आपके हैं, मेन उन तीनों को यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहला है समतुल्य संबंध, दूसरा है सममित संबंध, तीसरा है संक्रमक संबंध। ठीक है, समतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सममित संबंध को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन और संक्रमक संबंध को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के संबंध, इनके अलावा भी है शून्य संबंध, सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन जिसे बोलते हैं, शून्य संबंध मतलब नल रिलेशन बोलते हैं, और एक जो और इम्पोर्टेंट पार्ट है तुल्यता संबंध, इसको भी आप पढ़ लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बेसिकली हम इन 3 के बारे में बताएंगे, उसी से जुड़ा हुआ इस तुल्यता संबंध के बारे में बताएंगे। और यही इतना ही टॉपिक केवल जो है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, यानी आपको जो फोकस करना है वो केवल इतने पॉइंट्स पर फोकस करना है। ठीक है, अब हम इन तीनों को बारी बारी से पहले हम इनकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर उदाहरण की सहायता से इनको समझाएंगे कि ये जो संबंध है ये किस प्रकार के रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो अब आगे चलते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला है समतुल्य संबंध, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए सबसे पहले एक परिभाषा इसकी जो जनरेट है उसको समझ लीजिए। किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध और समतुल्य कहलाता है। समतुल्य कहलाता है यदि A belongs to A, ये स्मॉल ए है ये कैपिटल ए है, A belongs to A। अब यहाँ पर हम आपको बता दें स्मॉल ए जो है किसी समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करता है और कैपिटल ए किसी समुच्चय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि जब कहीं कैपिटल लेटर्स यानी समुच्चय में जब कहीं कैपिटल लेटर्स का यूज होता है तो इसका मतलब वो एक समुच्चय को प्रदर्शित करता है,
और अगर कहीं स्मॉल लेटर्स का यूज होता है तो वो किसी समुच्चय के किसी अवयव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसीलिए ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। तो ये आपकी परिभाषा हो गई, और ये परिभाषा किसके लिए है भाई? ये है स्वतुल्य संबंध की परिभाषा। ठीक है, आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषाओं में ही पूरा उनका जो सार होता है वो छिपा होता है, जिससे आप उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हल करने में आपको सहायता मिलेगी, और जिससे आपको आसानी होगी कि पॉइंट्स को जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे। चलिए अगले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अगला है सममित संबंध। जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, जिसको हम यहाँ कह रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें कहेंगे किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध और सममित कहलाता है। सममित कहलाता है यदि सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी दोनों ही ए में बिलोंग करते हो के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। यानी कि अगर ए कॉमा बी दोनों ही किसी समुच्चय ए के अवयव हैं, तो उससे अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो उससे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी हमें मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा संबंध हमें मिलता है तो वो संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी परिभाषा की, और अगली है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए इसको लिखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको लिखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसकी परिभाषा होती है किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध और संक्रमक कहलाता है। संक्रमक कहलाता है यदि यदि सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। यहाँ देखिए तीन एलिमेंट लिए गए हैं, ए कॉमा बी। हाँ तो देखिए आगे यहाँ पर, तो संक्रमक संबंध के लिए किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध और संक्रमक कहलाता है यदि सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर से ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। और इसके बाद अगला है तुल्यता संबंध। जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन तो लिखेंगे यदि कोई संबंध स्वतुल्य संक्रामक सममित तीनों हो तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार से डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप इन डेफिनेशंस को तैयार कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। इसके बाद इनके उदाहरणों को समझाया जाएगा। तो जो कल की क्लास थी उसमें आप लोगों को स्वतुल्य यानी इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, और दूसरा है सममित, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और तीसरा है संक्रामक, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव। और इसके बाद जो इन तीनों को फॉलो करता है, जो इन तीनों को जब संतुष्ट होगा तो उसे बोलेंगे तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस। इनकी परिभाषा हमने कल बताई थी। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में एक हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है किसी समुच्चय में है तो फिर ए कॉमा ए जो है उस रिलेशन में, वहां पर जो भी रिलेशन है उसमें होना चाहिए, तो फिर वहां पर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। और अगर ए कॉमा बी दोनों, मतलब सभी लिख दें या ईच लिख दें, सभी ए कॉमा बी अगर ए में है, किसी समुच्चय में है, तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मिलता है तो इससे हमें बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना, हमें इससे ये मान भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं सम्मित संबंध। केवल हम रिवाइज कर रहे हैं, कल परिभाषाएं आप लोगों को हमने बता दी, तो आप कल वाले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसको हम अभी एक दो दिन में डाल देंगे यूट्यूब में। ठीक है, आगे है, देखिए ध्यान से इसमें ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए अगर है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर से हमें ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों थे। और तुल्यता संबंध क्या था, जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तीनों संबंधों को फॉलो करेगा, वो तुल्यता संबंध हो गया। तो ये हमने आज जो है, जो कल परिभाषा बताई थी उसी के शॉर्ट में हमने डिटेल बता दी है आप लोगों को। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे इनके कुछ उदाहरणों पर, ताकि इनके सवाल किस तरीके से हैं आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि L1 और L2 दो रेखाएं हैं, और ये दोनों रेखाएं जो है परस्पर समांतर है। ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर इन रिलेशंस को समझाने के लिए, और इसमें हमने लिया हुआ है दो रेखाओं में समांतर होने का प्रतिबंध, यानी दो रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर है। ये समांतर क्या है, इनके मध्य, मतलब दो रेखाओं के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो दो रेखाओं में समांतर होने का प्रतिबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं, ये स्वतुल्य की कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर L1 और L2, L1 और L2 दो रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर हैं। तो हमें इसमें करना ये है कि A बिलोंग्स टू A, मतलब कि कोई एक एलिमेंट है जो किसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर L1 रेखा ले ली, तो L1 जो है ये हम मान ले रहे हैं वही अवयव है, तो उस हिसाब से A कॉमा A भी R में होना चाहिए, मतलब उसी संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए। तो L1 भी वही संबंध प्रदर्शित करना चाहिए, मतलब जो L1 का जो संबंध है L2 से है
तो L1 का वही संबंध खुद अपने से भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ध्यान से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे L1 और L2 दो समांतर रेखा, मतलब L1 और L2 समांतर संबंध है, तो L1 क्या खुद अपने के समांतर हो सकती है? L1 क्या खुद अपने के समांतर हो सकती है? तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये L1 है, ठीक है, और ये L2 है, ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, ये दोनों समांतर है, समांतर होने के लिए चिन्ह बना दे रहे थे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, तो अगर हम L1 को खुद इसी के ऊपर उभयनिष्ठ होकर जब रखेंगे तो ये कोइंसाइड करेगी, मतलब इसके सभी बिंदु इसी के ऊपर लाई करेंगे, इसलिए L1 क्या होगी, अपने के भी समांतर मानी जाएगी। तो जब कोई संबंध खुद अपने से भी वही संबंध प्रदर्शित करता है तो उसको हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी को अब एक ऐसा उदाहरण आपको बता रहे हैं जो इस संबंध को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम ले लें कि L1 जो है लंब है L2 पर, L1 रेखा L2 रेखा पर लंब है, तो अब बताओ अगर स्वतुल्य यहाँ पर चेक किया जाए तो क्या L1 खुद अपनी रेखा पर, मतलब खुद L1 सर पहले खुद अपने पे उभयनिष्ठ पर ये लंब होगी? क्या L1 जैसे ये वाली लाइन L1 है और ये वाली लाइन जो है L2 है, तो ये जो L1 है ये अपने पर लंब होगी? अपने पर लंब नहीं हो सकती है, अपने पर लंब नहीं हो सकती है। और जब नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो दो रेखाओं में जो लंब होने का प्रतिबंध है वो समतुल्य नहीं है, जबकि दो रेखाओं में जो समांतर होने का प्रतिबंध है वो समतुल्य है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें लिखेंगे क्या? अच्छा, अब बात समस्या ये भी आती है कि हम इसको लिखें कैसे इस चीज को। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ भी रहा है तो उस चीज को हम हल करके कैसे दिखाएं? तो उसमें देखिए आपको इसको भाषा का रूप दे देना है। तो उसमें आप ऐसे लिखेंगे कि L1 स्वयं के समांतर होगी, क्योंकि अब यार इसलिए L1 जो है स्वतुल्य संबंध है या स्वतुल्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। समझ बात आ गई? बस इतनी भाषा आपको लिखनी है। अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गए स्वतुल्य के लिए, पहला पार्ट हो गया, इस पहले पार्ट को जो बताए थे। सेकंड पार्ट बता रहे हैं, इस सेकंड पार्ट के लिए सममित के लिए। तो सममित के लिए देखिए क्या है, हमने अभी बताया कि जैसे दो कोई अवयव हैं वो अगर किसी समुच्चय में है तो जो उनमें संबंध पाया जाता है, जो ए का बी से जो संबंध पाया जाता है वही संबंध बी का ए से भी होना चाहिए। मतलब पहले का जो दूसरे से संबंध होगा वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए L1 अगर L2 के समांतर है तो क्या ये हम कह सकते हैं कि L2 भी L1 के समांतर होगी? तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। जब एक रेखा दूसरे के समांतर होती है तो दूसरी रेखा भी पहले के समांतर होती है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे कि चूंकि देखिए L1 L2 के समांतर है, इसलिए L2 भी L1 के समांतर होगी। इसलिए यह सममित संबंध प्रदर्शित करता है। तो बस इतनी भाषा आपको यहाँ पर लिख देनी है कि जब L1 L2 के समांतर है तो L2 जो है, यानी जो L2 जो दूसरी रेखा है वो पहले के भी समांतर होगी। इसका मतलब ये जो संबंध है, ये जो संबंध पहले का दूसरे से पाया जाए और अगर वही संबंध दूसरे का पहले से भी अगर संभव है तो फिर वो जो है सममित संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये सममित हो गया। अच्छा, एक हमने यहाँ लंब का एक उदाहरण और लिया हुआ था, तो उसमें भी जरा हम सममित संबंध देख लें ऐसा होगा या नहीं। तो उसके लिए देखिए ध्यान से कि अगर L1 L2 पर लंब है, यानी L1 का L2 के द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है, तो उसी के द्वारा L2 भी L1 पर क्या होगी, लंब होगी। यानी ये कह सकते हैं कि जो लंब होने का प्रतिबंध होता है ये भी सममित संबंध है।
ठीक है। L1 और L2 मतलब दो रेखाओं में जो लंब होने का प्रतिबंध है ये सममित संबंध होता है। ठीक है, तो ये तो दो बातें हो गई यहाँ पर, एक तो स्वतुल्य के लिए और एक सममित के लिए। अब बात करते हैं संक्रमक संबंध के लिए, इसको भी जरा समझ लें यहाँ पर ध्यान से। तो संक्रमक संबंध के लिए देखिए ध्यान से, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को, इसको समझने के लिए इसमें हम आगे बताना चाह रहे हैं आपको। एक मिनट जरा विलंब हो रहा है थोड़ा सा। हाँ देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब बात करते हैं संक्रमक संबंध के लिए तीसरे पार्ट के लिए। तो तीसरे पार्ट के लिए हमने बताया कि ए बी उसकी तीन वैल्यू जो है किसी समुच्चय में होना चाहिए। तो पहले का दूसरे से जो संबंध होगा और दूसरे का तीसरे से जो संबंध है, तो वही संबंध इस पहले का तीसरे से यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, पहले का तीसरे से भी उसी तरह से संबंध हमें प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे L1 समांतर है L2 पर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब लिखते हैं हमें इसी प्रकार से L2 समांतर है L3 पर, ये आपको जनरेट करना है। तो L2 समांतर है L3 पर, तो अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि L1 भी L3 के समांतर हो। यानी जो संबंध पहले का दूसरे से है और वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, तो अगर ये दो कंडीशन पाई जाती हैं तो आपको देखना है कि पहले का तीसरे से वही संबंध होना चाहिए। तो समांतर होने में जितनी भी रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो वो सब में क्या होगा, संक्रमण संबंध पाया जाएगा। तो इसलिए L1 समांतर अगर L3 है तो ये भी संक्रमण संबंध प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये तो हमने कुछ उदाहरण एक बता दिए हैं, और थोड़े से इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए आए कुछ क्वेश्चंस पे और चलते हैं। अब उन क्वेश्चंस पे चलते हैं कि जिस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अगर आपको और समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए जो समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए ध्यान से इसमें डस्टर डस्टर डस्टर, तो देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें अब एक्सरसाइज 1.1 पे हम चल रहे हैं, और इसमें देखिए हमें पहले कुछ इसका हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ये है, हमें ये बताना है कि ये जो निम्नलिखित संबंध दिए जा रहे हैं हमें, इस ये निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य है या संक्रमक है या सममित है। तो इन तीनों के बारे में हमें बताना है कि ये किस प्रकार के संबंधों का पालन करते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पहला हम ले रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम ले रहे हैं, पहले का पहला पार्ट है, लिखा हुआ है समुच्चय समुच्चय ए बराबर, अब देखिए ये समुच्चय ए का मान दिया जा रहा है 1, 2, 3, डैश 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 14 का, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x, y such that 3x माइनस वाई बराबर 0। ये जो दो चिन्ह बने हुए हैं इनको सच दैट या पढ़ते हैं हिंदी में इस प्रकार है, मतलब x, y इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, ये पढ़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसमें दिया जा रहा है कि समुच्चय ए बराबर, ये अवयव दिए जा रहे हैं 1 से लेकर 14 तक, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो है, ये जो संबंध है वो दिया जा रहा है कि एक्स वाई के रूप में है, और एक्स और वाई में क्या कंडीशन दी जा रही है, तो वो दी जा रही है कि एक्स वाई वो इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे
ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और इसमें जो हम बताने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ दो प्रकार के पूछे जाते हैं या दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप जिसमें आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप एक वहां पर संबंध ज्ञात कर सकते हैं। संबंध की जो भी वैल्यूज होंगी उनको ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद उसमें चेक करना होगा कि स्वतुल्य या सममित या संक्रमण या तुल्यता या जो भी चेक करना है। ठीक है ना, ये पहला टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप इसमें ये होता है जो हमने आपको अभी अभी उदाहरण में समझाया था। उदाहरण मतलब ये कि उसमें ये अंक गणितीय मान जो होंगे ये नहीं दिए जाएंगे। आपको एक केवल संबंध दे दिया जाएगा कि एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है या एक संख्या दूसरी संख्या का वर्ग है या एक संख्या दूसरी संख्या के 3 होने के बराबर है। बस इस प्रकार से मतलब एक कंडीशन दे दी जाएगी, ना कि आपको उसके एग्जैक्ट वैल्यूज आपको दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको ज्ञात करना होगा कि उसमें जो है स्वतुल है कि सममित है कि संक्रमण। तो इन दो प्रकार के क्वेश्चंस को आपको केवल हल करना सीखना है। अगर इन दो प्रकार से आपने ढंग से सीख लिया तो ये मान लीजिए कि संबंध और फलन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में आए और आप उसे सॉल्व ना कर। हाँ, थोड़ा सा बस इतना ध्यान देना होगा कि उसको लिखने की जो कला है वो थोड़ा सा आप सीखें। और वो भी कुछ खास नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ये उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से r बराबर यहाँ ये मान दिया जा रहा है। क्योंकि हमें एक समुच्चय के अवयव दिए जा रहे हैं तो इसलिए इस कंडीशन में हम रख कर हम यहाँ पर x, y के रूप में हम r के मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से r बराबर हम जब इसके एलिमेंट्स को ज्ञात करेंगे तो ये दिया जा रहा है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x, y बराबर आ जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x के मान हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे और उससे y के मान ज्ञात करेंगे। अब ये x और y है कहाँ से, ये समुच्चय A से हमें परिभाषित होंगे क्योंकि इसी में संबंध आप परिभाषित हो रहा है। इसलिए जो भी x और y के मान यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे वो सब इसके अकॉर्डिंग ही हमें देखने। जैसे हमने सबसे छोटी वैल्यू से शुरुआत कर रहे हैं, 1 ले लिया हमने, x की जगह 1 रखा। तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमें ध्यान दीजिए y की जगह में 3 मिल गया। मतलब जब हमने x की जगह 1 रखा तो हमें y की जगह 3 मिल गया। तो हमें उस वैल्यू को x, y के रूप में लिखना है, x, y के रूप में लिखना है। तो पहले x का मान, फिर इसके बाद y का मान। तो जब हमने x बराबर 1 रखा था इस कंडीशन में तो हमें y बराबर 3 मिला था। तो इसलिए यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 3, तो इसको लिखा जाएगा 1,3। तो इसी प्रकार से सारी वैल्यू जो भी इस समुच्चय के अंतर्गत शामिल अवयव के अनुसार जो भी कंडीशन यहाँ बन रही होंगी सारे मान को निकाल। तो देखिए ध्यान से अगला, जब x बराबर, अब 1 के बाद हमने अगली डिजिट ले ली 2। जब हम 2 लेंगे तो और जब इस कंडीशन में आप y बराबर 3x में रखेंगे तो 3 इंटू 2 वो हल करने पर 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 भी जो है इसी समुच्चय के अंतर्गत है, यानी x का मान जो 2 है वो भी इसी में है और y का मान जो 6 है वो भी इसी में है। यानी अगली वैल्यू हो जाएगी 2,6। अब ऐसे और अगला मान निकालेंगे तो हमने x बराबर 3 ले लिया और फिर से हम इसी में रखेंगे तो 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3,9। फिर हमने x की वैल्यू 4 ले लिया, यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू 4 तो ये वैल्यू 12 हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,12। तो इस प्रकार से इतना कंप्लीट हो गया। अब हमने देखिए यहाँ कंप्लीट करके बंद कर दिया ब्रैकेट, वो इसलिए क्योंकि जब हम 4 के आगे बढ़ेंगे यानी कि जब हम x बराबर 5 लेंगे तो x बराबर 5 तो इस अवयव में, इस समुच्चय में है, लेकिन जब हम 5 यहाँ रखेंगे और उससे y का मान ज्ञात करेंगे तो 5 गुणे 3 करने पर y बराबर हमें 15 मिल जाएगा। और 15 जो है इस समुच्चय के अंतर्गत अवयव नहीं है, यानी हमें सिर्फ उतने ही अवयव लेने हैं, हमें सिर्फ उतने ही अवयव लेने हैं जो उस समुच्चय में, जो इस समुच्चय में होंगे। तो इस समुच्चय में 1 से लेकर 14 तक के अवयव हैं, तो इससे हम इसके बाद वाले कोई भी अवयव जो है नहीं ले सकते हैं।
ठीक है। इसीलिए हमने x बराबर 5 से y बराबर 15 मिल रहा था, वो 15 जो है इस समुच्चय में 15 जो है इस समुच्चय में नहीं है, इसलिए हमने इसके बाद कोई भी अवयव यहाँ पर संबंध कोई भी संबंध यहाँ पर संभव नहीं है। तो इसलिए r बराबर ये हमें मान प्राप्त हो गया। इतने यहाँ पर इसमें जो है टोटल मान हमें r बराबर मिल गया। अब ये तो हमारा मान मिल गया r बराबर एक जो संबंध था। अब बात ये आती है कि हमें इसमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य समन्वित या संक्रमक के बारे में। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो नंबर फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्सिव हमने बताया था कि ये स्वतुल्य स्वतुल्य मतलब देखिए, इसको आप अगर संधि विच्छेद करें तो स्व माने अपने, तुल्य माने तुलना, मतलब खुद अपने से तुलना। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। भैया हमें समझने और ध्यान करने का एक तरीका चाहिए ताकि हम ये भूले ना, हम कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब क्या है या इसमें हमें करना क्या है। तो ये चीज को समय ध्यान देंगे। तो तुल्य मतलब खुद अपने से तुलना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसमें यहाँ पर जैसे हमने किसी भी एक एलिमेंट को ले लिया। अच्छा एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए आप ध्यान से, इसके बाद हम इसको हल करना बताएं कि जब ये मान दिए जाएंगे, जब ये इस प्रकार से कोई ना कोई संबंध दिया जाएगा तो उसमें आपको सिर्फ एक उदाहरण ऐसा यहाँ पर देखना है जो उस दी गई कंडीशन को फॉलो ना करता हो। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा है आप लोगों से कि वहां पर सिर्फ इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ऐसा उदाहरण ढूंढना है, एक ऐसा उदाहरण लेना है जो उस दी गई कंडीशन को, मतलब स्वतुल्य अगर चेक करें तो स्वतुल्य की कंडीशन, सममित अगर चेक करेंगे तो सममित की कंडीशन, संक्रमक चेक करेंगे तो संक्रमक कंडीशन, मतलब उस दी गई उस दी गई कंडीशन को फॉलो ना करें। बस वो एक उदाहरण हमें वो देखना है, उसी उदाहरण को आप यहाँ लिख देंगे और जिससे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और अगर वो फॉलो कर रहा है तो आपको एक जनरल भाषा लिख देनी है। तो देखिए अभी तो हम ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा लिख भी दें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ध्यान से, हाँ, तो लिखी परिभाषा पहले हम लिख दें जिसको आपको हर बार नहीं लिखनी है, केवल हम आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, जिससे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हमें मिलना चाहिए। ये थी यहाँ स्वतंत्र लिखी परिभाषा का जो मेन मूल रूप था, वो ये लिखा था हमने। परिभाषा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू ए मतलब कोई एक अवयव जो है अगर किसी समुच्चय में है तो ए कॉमा ए भी उसी से उस संबंध में होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हम समुच्चय से कोई एक अवयव ले लेते हैं। तो समुच्चय में तो भाई 1 से लेकर 14 तक है, तो हमने जैसे 1 ले लिया, हमने 1 ले लिया, हमने क्या कहा, हमें सिर्फ एक उदाहरण से मतलब, तो हमने ए बराबर ले लिया 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि चूंकि 1 बिलोंग्स टू ए। देखिए ए बिलोंग्स टू ए था तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 जो है समुच्चय ए में है, ये लिख देंगे। इसलिए ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू ए। अब ये देखेंगे ये पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लेकिन अब ए अगर ए समुच्चय में है तो यहाँ ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, मतलब इस 1 से क्या लिख बनेगा, 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। यानी देखिए पूरा जो मेन परिभाषा है उसी पर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। तो 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए इस ये जो 1 है जो इस परिभाषा के अनुसार, समतुल्य की परिभाषा के अनुसार जो यहाँ बन रहा है वो आर में होना चाहिए। तो अब चेक करिए क्या आर में ये मान उपस्थित है या नहीं। ये जो मान इस परिभाषा के अनुसार मिला है ये मान इस आर में है कि नहीं, आप चेक करिए। तो हम ये देखेंगे कि ये 1 इस आर में कहीं मौजूद है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 तो ए में है लेकिन 1 आर में नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए, इसलिए ठीक है ना, यह है स्वतुल्य नहीं है, बस
ये क्वेश्चन, ये पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। हमने अभी क्या कहा, एक आपको सिर्फ उदाहरण देखना है, तो हमने एक मान देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ एक ही मान मौजूद है, यहाँ एक से ज्यादा मान मौजूद है। क्यों? अगर आप 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या 2,2 इसमें है? नहीं है। अगर आप 3 ले लेंगे तो क्या 3,3 मौजूद है? वो भी नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ एक से ज्यादा मान है, लेकिन हम चाहे तो सभी मान को दिखा सकते हैं, या फिर चाहे तो हम एक कम से कम, एटलीस्ट कम से कम उस एक मान को दिखा के ये शो कर सकते हैं कि ये जो है स्वतुल्य संबंध ये प्रदर्शित नहीं करता है। तो उम्मीद है कि अब आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं Yes, sir. अगले पार्ट पर। सेकंड है सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक यानी इसी को हम बोलते हैं सममित। तो देखिए सममित संबंध में क्या है, पहले फिर से वही हम परिभाषा लिख रहे हैं, लेकिन ये आपको परिभाषा हर बार नहीं लिखनी है, फिर से हम बता रहे हैं। ये परिभाषा आपको बस याद रखनी है ताकि आप इसी के अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो क्या हमने बताया था कि सभी a, b बिलोंग्स टू a होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई दो अवयव लेने हैं आपको, अब वो दोनों अवयव जो है, दोनों के दोनों अवयव उस समुच्चय में होने चाहिए, सबसे पहली बात। तो अगर ऐसा है तो फिर a, b जो है R में हो, उससे b, a जो है वो भी R में प्राप्त होना चाहिए। ये है इसकी परिभाषा। तो देखिए ध्यान से भाई, अब सममित के लिए a, b बिलोंग्स टू a, ये ऐसा कह रहा है, तो जो संबंध है आप उसी के अनुसार चलेंगे। तो उसमें आपको सिर्फ इन दोनों में देखना है बस, क्योंकि ये a, b क्योंकि जो a, b लेंगे वो तो समुच्चय में होंगे ही होंगे। तो आपको यहाँ से सीधे इसमें देखना है कि a, b बिलोंग्स टू R होना चाहिए, a, b बिलोंग्स टू R होना चाहिए। उससे b, a बिलोंग्स टू R है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो देखिए a, b बिलोंग्स टू R के लिए यहाँ पर आइए, R वाले सेक्शन में अगर हम जैसे 1, 3 ले लेते हैं, तो ये a हो गया, ये दूसरा वाला b हो गया। तो a, b बिलोंग्स टू R, मतलब 1, 3 बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्योंकि 1, 3 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। ये 1, 3 जो है R में है, 1, 3 जो है ये R में है। लेकिन 1, 3 तो R में है, लेकिन जब इसको हम बदलेंगे, मतलब a की जगह b और b की जगह a लिख दें, तो जो बनेगा b, a, क्या वो भी R में है? तो देखिए जब इनकी अदला बदली कर दीजिए भाई, 1 की जगह 3 लिखिए, 3 की जगह 1 लिखिए, तो क्या बनेगा, बन जाएगा b, 1 लिखेंगे। लेकिन b, 1 जो है ये R में नहीं है, b, 1 R में नहीं है। देखिए भाई क्या 3, 1 मिल रहा है कहीं पर? अगर आप 2, 6 ले लें तो क्या 6, 2 कहीं पर मिल रहा है? तो आपको सिर्फ एक रीजन ऐसा ढूंढना है, एक ऐसा उदाहरण ढूंढना है, बाकी सब कंडीशन फॉलो हो रही हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक कंडीशन आपको ऐसी मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो उस संबंध को प्रदर्शित नहीं करता। मतलब कोई दिया गया जो कंडीशन है वो इन तीनों संबंधों को तभी प्रदर्शित करेगा जब उसके सभी मान उस कंडीशन को संतुष्ट करें। ठीक है, तो लेकिन 3, 1 R में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है, ठीक है ना, यह सम्मित नहीं है। तो इतनी बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट पर, जिसमें हमें ये बताना था कि ये संक्रमक है कि नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं संक्रमक की ओर। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें हमने क्या कहा था, पहले परिभाषा, सभी a, b, c बिलोंग्स टू R के लिए a, b जो है वो R में हो, और b, c जो है ये भी R में हो। हमें इससे a, c बिलोंग्स टू R जो है ये प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा प्राप्त होगा तो दिया गया कंडीशन जो है वो संक्रमक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रदर्शित करेगा।
ये आप फॉलो करेगा। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसमें देखिए भाई, जैसे कोई भी एक मान ले लिया, 1,3 हम बहुत बार ले लिए, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक उदाहरण देखना है। अब एक उदाहरण वो हमें कहीं से भी मिल जाए, अगर हमें यहाँ से मिल रहा है तो ये वाला वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से मिल रहा है तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से मिलेगा तो इससे वैल्यू ये वैल्यू ले लेंगे अगर यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो चाहे जो वैल्यू आप ले लीजिए सभी से कंडीशन ले लेंगे, लेकिन आगे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिसमें जरूरी नहीं है कि सभी वैल्यू से हमें वो कंडीशन मिल ही जाए, उसमें आपको देखना, ध्यान देना पड़ेगा कि किससे नहीं मिल रहा है। जिससे नहीं मिल रहा वो आपको उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो इसको देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेंगे, तो जैसे हमने ले लिया 2,6 बिलोंग्स टू आर। अब क्या है, अब 2,6, तो जो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पहले मिलनी चाहिए, तो 6 कॉमा मिलना चाहिए, तो 6 कॉमा तो है नहीं। ठीक है ना, लेकिन एक चीज अगर हम ये ले लें तो ये देख सकते हैं, अगर हम 1,3 ले लेते हैं, अगर हम 1,3 बिलोंग्स टू आर ले लें, तो ये तुम्हारा 1 जो है ए का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, जो 3 है ये बी का मान हो गया। तो ये जो बी है वही आपको अगले एक उदाहरण ऐसा लेना है जिसमें इसी बी से शुरुआत हो रही है। मतलब अगर हमने 1,3 लिया है तो 3 से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो 3 से जब शुरुआत हो रही होगी तो देखिए 3,9 मिल गया, तो लिख देंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,9 बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बात ये कि ये दो कंडीशन तो पहले आपको यहाँ से छाटनी है। जब ये दो कंडीशन यहाँ से मिलेंगी तब हम इसके लिए चेक करेंगे, और ये अगर उस समय तो मिल जाएगा तीसरा वाला मान तो संक्रमक होगा, अगर तीसरा वाला मान ना मिले तो संक्रमक नहीं होगा। यानी पहले आपको ये दो कंडीशन तो निकालनी ही निकालनी है। तो अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो तीसरे में ए कॉमा सी देखना है। तो ये पहला वाला मान ए है और इधर से अंतिम वाला मान सी है, तो ये ए कॉमा सी से मिलेगा 1,9, तो लिख देंगे। लेकिन जो 1,9 है वो आर में नहीं है। देखिए 1,9 यहाँ कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 1,9 आर में नहीं है, तो इसलिए तो यह संक्रमक नहीं है, यह संक्रमक नहीं है। तो ये हमने आपको एक ऐसा उदाहरण बताया है, ऐसा क्वेश्चन बताया है कि जो ना तो सतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रमक है। ठीक है, तो ये आपका एक उदाहरण के स्वरूप हो गया कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब जो है कल से जो क्लास होगी उसमें आपकी जो ये एक्सरसाइज है 1.1 उसमें स्पीड आ जाएगी, तो आप इसको ढंग से फिर से वीडियो देखिएगा। आज शाम तक आपको ये दोनों मतलब कल वाला और ये आज वाला दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप इसको ढंग से एक एक पॉइंट को समझिए और इसको ढंग से सीखिए। कल से जो है हम इसमें जो है जो एक्सरसाइज चल रही है इसकी हम शुरुआत अच्छी ढंग से कर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।